कल एक भयानक घटना ने न्यूयॉर्क शहर में एक सामान्य सोमवार शाम की शांति भंग कर दी। 28 जुलाई 2025 को शेन तमुरा नाम का एक आदमी मिडटाउन मैनहट्टन की एक व्यस्त ऑफिस बिल्डिंग में घुस गया और गोलीबारी शुरू कर दी। हिंसा की यह घटना 345 पार्क एवेन्यू में हुई, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर अपना काम खत्म कर रहे लोगों से भरी रहती है। अचानक हुए इस हमले ने अराजकता और डर पैदा कर दिया, जिससे एक सामान्य लॉबी त्रासदी का दृश्य बन गई। यह शहर, जो अपनी निरंतर ऊर्जा और लचीलेपन के लिए जाना जाता है, एक बार फिर जान के एक संवेदनहीन नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर हुआ। यह एक याद दिलाता है कि कैसे एक जानी पहचानी जगह इतनी जल्दी एक राष्ट्रीय खबर का केंद्र बन सकती है। हमले की टाइमलाइन दिखाती है कि हिंसा कितनी जल्दी फैल गई। शाम लगभग 6:30 बजे 27 साल का शेन तमुरा बिल्डिंग में घुसा। उसके पास एक शक्तिशाली हथियार था, एक AR-15 राइफल। बिना किसी चेतावनी के उसने लॉबी में गोलीबारी शुरू कर दी। उसके एक्शन तेज और घातक थे, जिससे किसी को भी प्रतिक्रिया करने या सुरक्षित जगह खोजने का बहुत कम समय मिला। गोलियों की तेज आवाजें बड़े खुले स्थान में गूंज रही थीं, जो शहर के रात के लिए शांत होने की सामान्य आवाजों की जगह ले रही थी। हिंसा की इस पहली लहर ने घटनाओं की एक दिल दहला देने वाली श्रृंखला के लिए मंच तैयार किया, जो समुदाय पर एक गहरा घाव छोड़ जाएगी। लॉबी में लोगों पर हमला करने के बाद तमुरा बिल्डिंग में और अंदर चला गया। वह 35वीं मंजिल तक एक लिफ्ट से ऊपर गया, जहां उसने अपना हमला जारी रखा। वहां उसने एक और व्यक्ति को निशाना बनाया और मार डाला, इससे पहले कि हिंसा समाप्त हो। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें इमेंस दुख और भ्रम का दृश्य मिला। त्रासदी का अंतिम कार्य तमुरा का खुद की जान लेना था, जिससे ऐसे सवाल पीछे छूट गए जिनका शायद कभी पूरी तरह से जवाब न मिल पाए। और एक समुदाय यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि क्या हुआ। कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया तत्काल थी। न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर दौड़ पड़े। उनका लक्ष्य खतरे को रोकना और किसी भी घायल व्यक्ति की मदद करना था। दुर्भाग्य से उनका अपना एक व्यक्ति कर्तव्य के दौरान शिकार बन गया। बिल्डिंग को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इस घटना ने शहर में एक सदमा भेज दिया। फोन और टेलीविजन स्क्रीन पर समाचार अलर्ट जगमगा उठे। न्यूयॉर्क और पूरे देश के लोगों ने विवरण सामने आने पर देखा। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक के दिल में ऐसे हिंसक और सार्वजनिक हमले को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस शूटिंग में 4 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। हर किसी की अपनी कहानी और फ्यूचर था, जो उनसे छीन लिया गया। मरने वालों में NYPD ऑफिसर डिडरुल इस्लाम भी थे, जिनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। वह एक डेडिकेटेड ऑफिसर थे, जिन्होंने 4 साल तक डिपार्टमेंट में काम किया था और उस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड थे, जिसे वह अपना घर कहते थे। उनकी डेथ सिर्फ पुलिस फोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। ऑफिसर इस्लाम शादीशुदा थे और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उनकी कहानी उन रिस्क्स की दर्दनाक याद दिलाती है जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हर दिन फेस करते हैं जब वे दूसरों को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। ऑफिसर इस्लाम के अलावा इस अटैक में 3 और सिविलियंस मारे गए। 2 आदमी और 1 औरत बिल्डिंग की लॉबी और 33वीं फ्लोर पर अपनी जान गंवा बैठे। उनकी आइडेंटिटी न्यूयॉर्क शहर के डाइवर्स फैब्रिक को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोग जो बस गलत टाइम पर गलत जगह पर थे। एक और आदमी को भी इस रैम्पेज के दौरान गोली लगी और वह सीरियसली घायल हो गया। उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन उसकी रिकवरी का सफर लंबा और मुश्किल होगा, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। इन विक्टिम्स के परिवार अब ऐसे दुख का सामना कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें ऐसी खबर मिली जो हर कोई नहीं सुनना चाहता, यह जानकर कि उनका अपना अब घर नहीं आएगा। इन फैमिलियों को अब ऐसी दुनिया में रहना है जो एक्सट्रीम वायलेंस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। उनका लॉस सिर्फ पर्सनल दुख नहीं है, बल्कि एक पब्लिक दुख है जो पूरे शहर के साथ शेयर किया जा रहा है, जो उनके साथ गम मना रहा है।
कम्युनिटी ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया है। शूटिंग की जगह के पास फूल और कंडोलेंस के मैसेजेस छोड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनकी कमी को कोई नहीं भर सकता। ये ट्रेजेडी गन वायलेंस की ह्यूमन कॉस्ट को हाईलाइट करती है। ये सिर्फ न्यूज में रिपोर्ट किए गए नंबर्स के बारे में नहीं है, ये इंडिविजुअल्स, उनके फैमिलियों और उनकी कम्युनिटीज के बारे में है। हर विक्टिम के सपने, रिश्ते और पोटेंशियल से भरी एक लाइफ थी जो अधूरी रह गई। घायल सर्वाइवर को इस दर्दनाक घटना से भरी एक फ्यूचर का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिसर इस्लाम और दूसरे विक्टिम्स की स्टोरीज ऐसे बेमतलब के अटैक्स के रियल और लास्टिंग इम्पैक्ट का एक पावरफुल और दिल दुखाने वाला सबूत है। उनकी यादें एक ऐसे वर्ल्ड में कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉल के रूप में बनी रहेंगी जो अक्सर वायलेंस से प्रभावित होता है। जब शहर ने इस भयानक हमले की वजह जानने की कोशिश की तो सबका ध्यान शूटर शेन तमुरा की ओर गया। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी। केस की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि तमुरा का पहले भी गंभीर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिकॉर्ड था। यह जानकारी बातचीत का एक मेन पार्ट बन गई है, जैसा कि अक्सर ऐसी ट्रेजेडीज के बाद होता है। ये मेंटल हेल्थ केयर, हथियारों तक पहुंच और क्या साइंस मिस हो गए होंगे जैसे मुश्किल सवाल खड़े करता है। उसकी मेंटल कंडीशन को समझना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक मेन फोकस है, जो उसके हिंसक एक्शंस के पीछे का मकसद जानने की कोशिश कर रहे हैं। शूटर की पहचान तुरंत क्लियर नहीं थी, जिससे न्यूज कवरेज के शुरुआती घंटों में कंफ्यूजन पैदा हुई। जब यह अटैक पहली बार हुआ तो पुलिस को सस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए सिक्योरिटी कैमरा फुटेज पर डिपेंड करना पड़ा। इन शुरुआती इमेजेस के बेस पर शुरुआती रिपोर्ट्स अनसर्टेन थीं। कुछ लॉ एनफोर्समेंट सोर्सेज ने अंदाजा लगाया कि गनमैन मिडिल ईस्टर्न डिसेंट का हो सकता है। यह शुरुआती जानकारी टेंटेटिव थी और ग्रेनी, अनक्लियर वीडियो पर बेस्ड थी। यह उन चैलेंजेस को हाईलाइट करता है जिनका सामना अथॉरिटीज को एक तेजी से बढ़ती और अस्त व्यस्त सिचुएशन के बीच पब्लिक को एक्यूरेट डिटेल्स प्रोवाइड करने में करना पड़ता है। इस अनसर्टेनिटी से मीडिया कंट्रोवर्सी का एक नोटेबल मोमेंट आया। CNN पर एंकर एरिन बर्नेट ने डेवलपिंग स्टोरी पर रिपोर्ट किया और बताया कि शुरुआती पुलिस डिस्क्रिप्शंस में शूटर के शायद फाइट होने का सजेशन दिया गया था। इस कमेंट से सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स से तुरंत क्रिटिसिज्म मिला। जैसे ही शेन तमुरा की क्लियरर इमेजेस अवेलेबल हुई, यह क्लियर हो गया कि उसका अपीयरेंस ज्यादा एथनिकली एम्बिगुअस था। कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्कर था। क्रिटिक्स ने आर्गू किया कि एंकर का स्टेटमेंट प्रीमैच्योर था और सभी फैक्ट्स पता चलने और कंफर्म होने से पहले सस्पेक्ट की रेस को लेबल करने की जल्दबाजी को दर्शाता था। यह कंट्रोवर्सी 24 घंटे के न्यूज साइकिल्स के प्रेशर और प्रॉब्लम्स का एक पावरफुल एग्जाम्पल थी। इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की जल्दबाजी में शुरुआती रिपोर्ट्स कभी-कभी इनकम्प्लीट या गलत भी हो सकती हैं। पब्लिक का रिएक्शन दिखाता है कि क्रिमिनल एक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में रेस और आइडेंटिटी पर कैसे बात की जाती है, इसमें बढ़ती सेंसिटिविटी है। कई लोगों के लिए शूटर की पॉसिबल रेस पर फोकस करने से ट्रेजेडी की ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स, विक्टिम्स, उनके परिवार और चल रही इन्वेस्टिगेशन से ध्यान भटक गया। यह जर्नलिज्म में केयरफुल लैंग्वेज और वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का एक लेसन बन गया, खासकर जब इमोशंस बहुत ज्यादा हों। 28 जुलाई की घटनाएं और उसके बाद मीडिया कवरेज एक जरूरी बात बताती हैं कि कोई भी बात तय करने से पहले फैक्ट्स का वेट करना कितना जरूरी है। मिडटाउन शूटिंग जैसी किसी ट्रेजेडी के तुरंत बाद इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लोग अनएक्सप्लेनेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आंसर्स चाहते हैं। हालांकि यही वो टाइम होता है जब गलत जानकारी सबसे तेजी से फैल सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स अक्सर आधी अधूरी होती हैं और इन्वेस्टिगेटर्स जैसे जैसे ज्यादा डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, उनमें बहुत बदलाव आ सकता है। शेन तामुरा की पहचान को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ, वो एक क्लियर केस है कि मीडिया और पब्लिक दोनों के लिए सब्र और शक कितना जरूरी है। जर्नलिस्ट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे खासकर किसी क्राइसिस के दौरान सही और सावधानी से रिपोर्ट करें। शूटर की रेस को लेकर जल्दबाजी में की गई अंदाजे वाली रिपोर्टिंग के लिए न्यूज आउटलेट्स की आलोचना
इसी ड्यूटी की याद दिलाती है। शुरुआती अनकन्फर्म डिस्क्रिप्शंस के बेस पर किसी सस्पेक्ट को लेबल करना स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे सकता है और बेवजह की फूट डाल सकता है। प्रायोरिटी हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होनी चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, न कि ऐसे अंदाजे लगाना जो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। इसके लिए डिसिप्लिन और स्टोरी को सही करने की कमिटमेंट चाहिए, न कि बस पहले बताने की। यह ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाने के बारे में है। हमारे लिए न्यूज के कंज्यूमर्स के तौर पर यह उतना ही जरूरी है कि हम जो इंफॉर्मेशन रिसीव और शेयर करते हैं उसके बारे में सोच समझ कर काम करें। हमें ब्रेकिंग न्यूज को क्रिटिकल नजर से देखना चाहिए, यह समझते हुए कि पहली रिपोर्ट्स अक्सर स्टोरी की शुरुआत भर होती है। यह समझदारी है कि कई भरोसेमंद सोर्सेज को देखें और कंफर्म फैक्ट्स और एक्सपर्ट के अंदाजे के बीच का फर्क पहचानें। ऐसा करके हम जल्दबाजी में कोई बात तय करने और अफवाहें फैलाने से बच सकते हैं। यह सोच समझकर अपनाया गया तरीका एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और कम रिएक्टिव पब्लिक कन्वर्सेशन को बढ़ावा देता है, जो सेंसिटिव और दर्दनाक घटनाओं से डील करते समय बहुत जरूरी है। आखिर में मिडटाउन शूटिंग की स्टोरी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, न कि कोई पॉलिटिकल डिबेट या सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी। इसका दिल विक्टिम्स, उनके दुखी फैमिलियों और एक शोक में डूबे शहर के साथ है। उनकी स्टोरीज और केस के फैक्ट्स पर फोकस करने से हम उनकी याद को सही तरीके से ऑनर कर सकते हैं। यह हमें अंडरलाइंग इश्यूज जैसे मेंटल हेल्थ और वायलेंस के बारे में ज्यादा मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करने में भी हेल्प करता है। बहुत दुख और कंफ्यूजन के समय में क्लैरिटी, कंपैशन और सच्चाई के प्रति कमिटमेंट ही हमारे पास सबसे वैल्यूएबल टूल्स हैं जिससे हम दुनिया को समझ सकें और उम्मीद है कि ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोक सकें।